न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। रितिका मालू की बेल को मंजूरी मिल चुकी है। आपको बता दें कि 24 फरवरी 2024 को बहुत चर्चित एक्सीडेंट राम झूला पर हुआ था, जिसकी गुत्थी 4 महीने तक नहीं सुलझ पाई थी। तो आइए हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। राम झूला पर रात 2 बजे मर्सिडीज गाड़ी से रितु मालू और उसकी सहयोगी महिला तेज गति से राम झूला की ओर से गाड़ी भगा रही थी। उसी समय व्हाइट एक्टिवा से 2 दोस्त आतिफ और हुसैन मर्सिडीज गाड़ी के सामने से गुजर रहे थे। रितिका मालू और उसकी सहयोगी शराब के नशे में धुत थी। मर्सिडीज गाड़ी तेज रफ्तार से चला रही थी, कंट्रोल नहीं कर पाई, जिसके कारण आतिफ और हुसैन की एक्टिवा को ठोक दिया, जिसके कारण हुसैन की जगह पर ही मृत्यु हो गई और आतिफ को निजी अस्पताल में भर्ती करवा गया था। उपचार के दौरान आतिफ की भी मृत्यु हो गई। तो आइए जानते हैं रितु मालू के एडवोकेट से हमारे रिपोर्टर की क्या चर्चा हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNN 24 न्यूज़ चैनल। मैं हूं लतिका शामी। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंबई हाई कोर्ट, जो कि बॉम्बे बेंच हम कहते हैं। और आप लोगों को जान के ये खुशी कहूँ या दुख का समय कहूँ, मैं नहीं जान सकती, तो हमारे दर्शक ही बताएंगे कि जो हिट एंड रन केस था रितिका मालू का, उसमें कल कोर्ट ने उन्हें बेल दिया और ये डिक्लेयर किया है कि उनका अरेस्ट ही इलीगल है। तो हम उनके वकील हैं एडवोकेट प्रकाश जायसवाल, जो कि काफ़ी सालों से वेल नोन पर्सनालिटी है नागपुर शहर की। चलिए हमसे जानते हैं कि उसको इलीगल क्यों ठहराया गया है और उस दिन का इंसिडेंट क्या था। सर, हम आपको बहुत बहुत वेलकम करते हैं TNN 24 न्यूज़ चैनल में। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ, उस दिन एक्चुअली 24 फरवरी 2024 को हुआ क्या था सर? एक्चुअली ये प्रोसिक्यूशन केस है इस तरीके से शराब और वो जब वापस आ रही थी वो टकरा गई थी और टकराने के बाद उसकी सेफ्टी बंदी जो थी वो खुल गई और उसके बाद वो जो दोनों अंदर बैठी हुई लड़कियाँ थी उनको अंदर का कुछ दिखा नहीं और उन प्रोसिक्यूशन की केस ऐसे कर गया कि वो गाड़ी को पीछे से उन्होंने दिख दिया और उसमें वो दोनों केस और बाद में पुलिस तुरंत मौके पर आई। आने के बाद में उसको वहाँ से पब्लिक में बाहर निकाला कार में निकलने के बाद उन दोनों की हालत बहुत ख़राब थी, क्योंकि उन दोनों को भी इंजरी हुई और वो जो दोनों लड़के थे उसमें से एक लड़का स्पॉट पर ही उसकी डेथ हो गई और दूसरे को फिर तुरंत वहाँ पर पुलिस पहुँची। पुलिस ने और बाकी लोगों ने मिलकर उनको एक ऑटो रिक्शा में ले जाकर वहाँ उनको ड्रॉप लग गया। इस तरीके से दोनों बच्चों की वो दोनों लड़की की मौत हुई। ये सब होते समय में लड़कियों ने अपने हस्बैंड को फोन किया। उनके हस्बैंड यहाँ पर आए, जो ड्यूटी ऑफिसर थे उनको उन्होंने बताया कि भाई इनको भी इंजरीज है और कानून ऐसा है कि किसी भी महिला को आफ्टर सनसेट अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ये बात में इंस्पेक्टर को भी पता थी और उनको भी ये लगा कि ये दोनों महिलाएं इंजर्ड हैं। 2 लोगों की तो डेथ हो गई और गाड़ी जिस तरीके से डैमेज थी उनको भी उस पर ठीक लगा होगा था कि उनको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए और मौके पर काफ़ी सारे लोग जमा हो गए थे, इसलिए वो इंस्पेक्टर ने उनको उनके हस्बैंड को ले जाने की अनुमति दी और वो दोनों हस्बैंड ने अपने अपने फ़ोन नंबर उस पुलिस ऑफिसर को दिए और उसके बाद में पुलिस ने उनको सुबह अरेस्ट किया करीब 4-5 बजे। फ़ोन जो था उनके हस्बैंड को आया था। अरेस्ट हो जाने के बाद में उनको मेडिकल के लिए लाया गया, जहाँ उनके ब्लड में एक महिला के ब्लड में कुछ भी नहीं आया, अल्कोहल नहीं आया और दूसरी महिला की बॉडी में 0.30 mg ब्लड में अल्कोहल आया। दूसरे दिन जब दिन निकला तो फिर उनको कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट में मैजिस्ट्रेट साहब ने बेल दे दी, क्योंकि वो बेलेबल ऑफिसर 204 बेल आया।
उस वक्त जो डीसीपी थे उन्होंने भी अपने स्टेटमेंट में बताया था कि इनिशियली हमको भी नहीं लग रहा था कि ये कुछ शराब का केस है, क्योंकि इस तरीके की कोई किसी तरीके की बदबू नहीं आ रही थी। जो कुछ भी सिम्टम्स होते हैं शराब की व्यक्ति को वो सब नहीं। इसलिए बाद में जब उन्होंने 304 ऐड किया 304 पार्ट 2, तो उसके बाद एडिशनल सेक्शन की उन्होंने एप्लीकेशन दी और परमिशन टू अरेस्ट का एप्लीकेशन दी। तो परमिशन जो स्टेट ऑफ झारखंड का सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है, जिसकी वजह से पुलिस अपने सेक्शन ऐड करने की इस परिस्थिति का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। इसलिए एज ए प्रोटेक्शन, एज ए कॉशन, सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में ऐसा किया है कि जब कभी भी किसी केस में नए सेक्शन ऐड होकर किसी को गिरफ्तार करना होता है तो कोर्ट से परमिशन लेना अनिवार्य है। इसका रीज़न ये है कि अगर ऐसा नहीं होता तो किसी भी केस में कोई भी आरोपी छूटने के बाद पुलिस उसको दोबारा गिरफ्तार कर ली थी, कोई नया सेक्शन लगा के, इस तरीके से वो सब चीज़ों का दुरुपयोग हो सकता है। तो इस केस में जब पुलिस ने एप्लीकेशन लगाया मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में और उनको बोला कि हमको इसको गिरफ्तार करने की परमिशन दी जाए मालिक को, तो हमने उसमें आर्ग्यूमेंट किया और हमने कोर्ट को बताया कि इसमें गिरफ्तारी का कोई कारण नहीं है, क्योंकि वो लेडी का अरेस्ट हो गया, अरेस्ट होने के बाद सारा इन्वेस्टिगेशन हो गया, ब्लड सैंपल हो गए, मेडिकल हो गया, कार सीज हो गई, एक्सपर्ट को जो कार एक्सपर्ट होते हैं वो सारे लोगों को दिखाया गया, स्पॉट के सारे फोटोज़ हो गए, जहाँ जहाँ गाड़ी टकराई थी वो सारे फोटोज़ पुलिस ने ले लिए। अब इसमें किसी भी तरीके की गिरफ्तारी की गुंजाइश नहीं है। मैजिस्ट्रेट साहब ने वो ऑर्डर, उनका जो एप्लीकेशन था उसको रिजेक्ट कर दिया। वो करने के बाद में उन्होंने रिवीजन किया, जो अभी एक नागौर करके जो नगर है डिस्ट्रिक्ट है पेंडिंग। अब उन्होंने क्या किया कि जब एंटिसिपेटरी बेल हमने लगाई थी उस समय जो एप्लीकेशन थी परमिशन टू अरेस्ट, वो एप्लीकेशन डिसाइड होने की थी, तब हमने एंटिसिपेटरी बेल लगाई थी। जो करीब 3 महीने बाद जब पुणे का केस हुआ पोर्शे वाला, तो पोर्शे की केस होने के बाद में वो हल्ला हुआ, पब्लिसिटी हुई मीडिया या सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वो हाइप हुआ। ऐसी परिस्थिति में प्रेशर आया और जब यहाँ का मीडिया ने भी काफ़ी प्रेशर बनाया तो उसके बाद वो बिल एप्लीकेशन जो थी वो डिसाइड हुई और कोर्ट ने वो एंटिसिपेटरी बिल का एप्लीकेशन रिजेक्ट किया। हाईकोर्ट ने लगाया, हाईकोर्ट ने भी रिजेक्ट किया, मगर हाईकोर्ट ने जब बिल रिजेक्ट किया तो कोर्ट ने अपने ऑर्डर में स्पष्ट रूप से लिखा था कि हम एंटिसिपेटरी बिल रिजेक्ट जरूर कर रहे हैं, मगर जो रिवीजन है नीचे की कोर्ट में पेंडिंग, उसका जो मेरिट है वो इस एंटिसिपेटरी बिल के रिजेक्शन से अपडेट नहीं होना चाहिए। अच्छा, ऐसा बहुत स्पेसिफिक कोर्ट ने अपना फाइंडिंग उसमें दिया था। 2 दिन पहले जब बार बार पुलिस का कहना था कि वो शायद फॉरेन भाग गई है या एब्सकॉन्डिंग है या इस तरीके से, तो बात गलत थी, क्योंकि हर बार जब पुलिस ने उसको फोन पर कॉन्टैक्ट किया तो उसने बोली थी कि मैं इस वक्त में मायके में राजस्थान में हूँ और अगर आप बोलेंगे तो मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपके सब प्रश्नों के जवाब देने को तैयार हूँ। अगर पुलिस ने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की ये निश्चित तौर पर बता लेंगे, क्योंकि वो केस में अरेस्ट का कोई डाउट नहीं है। जी सर, लेकिन आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं जो ड्रिंक एंड ड्राइव करके लोग चला रहे हैं अभी? नागपुर जैसे शहर में बहुत सारी घटनाएं हो रही है सर, तो क्या ह्यूमैनिटी ग्राउंड्स खत्म हो गया है अभी? मैडम, ड्रिंक एंड ड्राइव के बारे में मेरा कुछ नहीं कहना है कि उसका कोई एक पैमाना नहीं। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति ने हद से ज़्यादा शराब पी है और वो बहुत ज़्यादा नशे में है, ऐसी परिस्थिति में अगर वो गाड़ी चलाता है और कोई घटना होती है तो उसमें ऐसा समझा जाएगा कि इस बात का इसको नॉलेज है कि इस परिस्थिति में अगर मैं गाड़ी चलाता हूँ तो उसकी वजह से कोई दुर्घटना हो सकती है या घटना हो सकती है। इस केस में जो केस है इसमें प्रोसिक्यूशन का ही कहना ऐसा है कि 0.30 mg अल्कोहल उसके शरीर में पाया गया। इसका मतलब ये है कि 0.30 mg अगर किसी के बॉडी में अल्कोहल होता है तो ड्रंक एंड ड्राइव का केस भी नहीं हो सकता है, जो सेक्शन 185 मोटर व्हीकल एक्ट में होता है। मतलब ये है कि वो परमिसिबल लिमिट है। अपनी मतलब ये केस में अब क्या हो गया है कि शराब पीना, गाड़ी चलाना, एक्सीडेंट होना मतलब सदोष मानव वध, कल्पेबल होमिसाइड, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ये क्राइटेरिया कहीं तो भी अब कहीं किसी कोर्ट में जरूर डिस्कस होगा कि हर मामूली से मामूली चीज़ों में, जैसे अगर आप एक कफ सिरप भी अगर लेते हैं तो आपके बॉडी में अल्कोहल जाता है। बिल्कुल। ऐसी परिस्थिति में आपके बॉडी में अल्कोहल जाता है तो आप ड्रंक एंड ड्राइव कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। अगर परमिसिबल लिमिट में है और उसका बाकी सारी एक्टिविटी अगर नॉर्मल है तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे केसेस में
निर्दोष मानव वध किया, मल्टीपल जेनोसाइड नॉट अमेंडेड को जी, तो आने वाले समय में शायद कानून ऐसा बन जी। लेकिन सर हमने ये भी सुना है कि घटनास्थल पे तो वो फरार हो चुके थे, ह्यूमैनिटी ग्राउंड वहाँ पर हो सकता था कि वो खुद उनको एक्सीडेंट हो गया है, सिर्फ हमारे घर में एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन हम उनको उठा के लेके जा सकते थे हॉस्पिटल, हम उनकी सब सेवा कर सकते थे और उनके परिवार से मिलके हम उनसे संवेदनाएं दे सकते थे और हम कह सकते थे हाँ हमसे घटना चलिए हो गया है, गलती से ही सही हमसे हो गई है वो चीज़, हम आपके साथ हैं। क्या उन्होंने कभी विक्टिम के फैमिली पर विजिट किया, कहीं उनके तरफ से कुछ ऐसी बातचीत हुई? ये केस में आपको शुरुआती वीडियोस भी आपके पास आए होंगे और अभी आप देखेंगे तो सारे वीडियोस में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि घटना होने के तुरंत बाद ये जब दोनों लड़कियाँ फिर इंजर्ड कंडीशन में पड़ी थी, स्थानीय लोगों ने तुरंत वो लोगों को ऑटो में डालकर ले गए। जब ये खुद ही ऐसी परिस्थिति में थी, उस रात में एक भी व्यक्ति वहाँ उनका पहचान का नहीं था तो, और खुद की गाड़ी डैमेज थी, वो खुद इंजर्ड थे। ऐसे सिचुएशन में जब लोग उन इंजर्ड को लेकर जा रहे थे तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि उनको रोक दे वो कि नहीं मैं इनको ले जाऊँगी क्योंकि मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा नहीं हो सकता जी, क्योंकि लोग ऑलरेडी उनको ले जा चुके थे। दूसरी बात आपका कहना है कि उनको किसी तरीके से महसूस होना चाहिए था कि अपनी जिम्मेदारी है जी। ये घटना हो जाने के बाद में जिस तरीके के वातावरण बना क्योंकि वो घटना स्थल पूरे काफ़ी करीब कई संख्या में तादाद में लोग यहाँ जमा हो जी। ऐसी परिस्थिति में जब वो खुद इंजर्ड है उनको वहाँ एक भी अपनी पहचान कर रही है जी, ऐसी परिस्थिति में उनको सिर्फ ये देखना जरूरी है कि पहले अपनी खुद की हेल्प करके हो विक्टिम्स को ऑलरेडी ले जाया जा चुका था, उनके हस्बैंड ने पुलिस को बताकर लेकर बैठे और अपना नंबर देकर बैठे, तो इससे ज़्यादा ऐसी परिस्थिति में। लेकिन सर अगर मैं कमाने वाली खुद घर की ब्रेड एंड बटर में खुद कमा रही हूँ और मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ तो मेरे परिवार का पालन पोषण कौन करेगा? निश्चित तौर पर ऐसी परिस्थितियों में देखिए आप ये केस में जो पूछ रही है वो इसलिए क्योंकि कोई मालूम की साइंस में है या कोई मर्सिडीज या ऑडिटर्स में इन्वॉल्व है। रास्तों पर हमारे देश में किसी भी बीमारी से ज़्यादा एक्सीडेंट में मौत होती है या डेथ होने के बाद उसका सिर्फ प्रोसीजर ये है कि उसका इंश्योरेंस है और इंश्योरेंस में फिर जिस व्यक्ति की जैसी कैपेसिटी उसको हो सकता है 25-50 लाख या 1 करोड़ का क्लेम उनके परिवार को मिले और उसका एक डिफिकल्ट प्रोसीजर वो सारे लोगों को अलग करना चाहिए और इस केस में लोगों ने किया। तो सर आप एज अ ह्यूमन बीइंग जस्टिस प्रिवेल्स करके कैसे बोलेंगे जब 2 जाने जा चुकी है, अब वो वापस नहीं लौटेंगे घर के 2 जवान लड़के से। हम समझ रहे हैं कि आपने जो कहा कि एक्सीडेंट्स होते हैं, पोर्शे केस में भी ऐसे ही हुआ कि बेल मिल गई है, कल उनकी मदर ने कहा, लड़की की माँ ने कहा कि मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। सर हमारी चप्पलें घस जाएगी सर न्याय के लिए, हम 20 साल 30 साल अगर आते रहेंगे, सपोज हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की बात कर रहे हैं, हम सिविल प्रोसीडिंग्स की बात कर रहे हैं। पता नहीं है शायद कि किसी भी कोर्ट में कोई भी प्रोसीडिंग 10-25 साल होगी जी, आज की तारीख में कोई भी क्रिमिनल केस हो 30 साल में खत्म हो जाता है। और अभी जो नया कानून आया है मतलब अभी नया अमेंडेड जी हाँ जो नया अमेंडमेंट आया जी, उसके मुताबिक आने वाले 1 साल के अंदर जी। लेकिन सर वो तो सिर्फ स्पेसिफिकली जुलाई 1 के पहले जो भी केसेस थे वो CRPC की ICC की तरफ चलेंगे, जो नया जो जुलाई 1 से जो अपना आया है जब उनको स्पीड अप करेंगे अपने आप जी, वो इस तरीके से हो सकता है बाकी केसेस 4 साल से पेंडिंग हो और ये केस 6 महीने जी जी। सर आप क्या कहना चाहते हैं विक्टिम की फैमिली के लिए, अगर आपकी कोई संवेदना है कुछ आप हमें बताना चाहते हैं, क्योंकि हमने आपका रिपब्लिक भारत का भी एक शूट देखा था लेकिन उसमें आप बोलना चाह रहे हैं लेकिन आप बोल नहीं पा रहे और एडवोकेट जमील जो प्रोसिक्यूशन जी हाँ वो उन्होंने अपनी बात रखने की पूरी कोशिश की, भाई ने भी उनके बात रखने की कोशिश की लेकिन सर आपकी बात वहाँ तक नहीं पहुँच पाई ठीक से, इसीलिए सर हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि जो जनता है सिर्फ मोमिनपुरा की नहीं पूरी इंडिया की जनता ये जाने कि आगे की क्या रणनीति आप लोगों ने तय की है। किसी घटना के बारे में हम लोगों को कुछ करना नहीं है, जहाँ तक मानवीय संवेदना का सवाल है 100% ज़्यादा जी, हम लोग भी उतने ही सेंसिटिव या भावनाएँ रखने वाले होते हैं। उस घटना को कोई भी ये नहीं बोलेगा कि वो अच्छा हुआ या ठीक हुआ। इस केस के माध्यम से एक और चीज़ बहुत अच्छे से सामने आई जो अक्सर हम लोगों को हर रोड पे लिखा हुआ दिखता है कि हेलमेट पहनना चाहिए।
उस केस में भी दोनों बच्चों ने हेलमेट नहीं लगाया और दोनों की डेथ हेड इंजरी थी। इसी वजह से मैं एक तरीके से ये भी बोलना चाहूँगा कि हम सामने अगर टू व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं तो अपना हेलमेट नहीं करना चाहिए। दूसरा मुझे भी ऐसा लगता है कि उनको किसी तरीके से मिलना चाहिए जी, और निश्चित तौर पर न्याय मिलेगा। कानून पूरी खाली का ही। सर एक और सवाल मेरा ये है कि जैसे हम देख रहे हैं कि और भी पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है, एज वेल एज डीसीपी, एसीपी, सीपी से इस बारे में डायरेक्शंस लिए जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है पीआई ने गलत तरीके से इसमें प्रोसीजर्स अप्लाई किया या नहीं किया, या उसने प्रॉपर कार्रवाई की नहीं? मुझे बिल्कुल नहीं लगता। एक घटना होने के बाद जहाँ पर ज़्यादा लोगों को जमा हो जाता है तो पुलिस की प्रायोरिटी इस बात के लिए होती है कि इंजर्ड को देखें। मैंने आपको बताया कि हिंदुस्तान का कानून ऐसा है कि इतिहास के बाद किसी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जी। तो ये तो उस इंस्पेक्टर को अच्छे से पता है। कॉल मिला कि जो एक्सीडेंट हुआ है वो अपने स्पॉट पर पहुँचे, तो इंस्पेक्टर एक्टिंग में उनका नाम क्या है जी हुआ नहीं, और एक और 2-3 लोग कोई पहाड़ जी जी एनीवे जो भी इंस्पेक्टर चाहते हैं वो स्पॉट पर पहुँचने के बाद उन्होंने ये देखा कि 2 लोगों की एक की डेथ हो गई और दूसरी क्रिटिकल कंडीशन है। तो पहले उनकी प्रायोरिटी ये थी कि उनको हॉस्पिटल भिजवाना, तो वहाँ पब्लिक की मदद से वो सारा हो चुका। उसके बाद जब ये दोनों इंजर्ड है, अपने को ये तो नहीं मालूम होता क्योंकि कोई डॉक्टर तो है नहीं पुलिस, इनको किस तरीके की इंजरी हुई है, क्योंकि ब्लीडिंग इंजरी दोनों को थी जी। अगर किसी तरीके के चेस्ट के रिब टूट गए हैं या हेड इंजरी हो गई है तो ऊपरी पता नहीं चलता जी। ऐसी परिस्थिति में जैसी उनकी जिम्मेदारी किसी इंजर्ड को बचाने की है, उसी तरीके से अपने उसको भी कुछ नहीं होना चाहिए, ये भी देखना उसका ही काम है जी। उनके पति आने के बाद जब मैंने बोला कि हम उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज के लिए ले जा रहे हैं, पुलिस ऑफिसर में मुझे नहीं लगता कि इस केस में किसी तरीके से और इंस्पेक्टर बुआ का भी जहाँ तक संबंध है, इंस्पेक्टर बुआ का इसमें कोई संबंध किसी गलती होने का कोई कारण इसलिए नहीं है कि जब इंस्पेक्टर बुआ वहाँ पहुँचे तब आगे भी ज़्यादा प्रक्रिया करीब हो चुकी थी कि मुझे दूसरे वीडियो से दिख रहा है क्योंकि काफ़ी सारे वीडियो आ रहे और कुछ आई विटनेस इस वक्त बन गए या फिर किसी तरीके की वीडियो बनने मतलब आपको था ना जी। तो सर अभी फिर रितिका मालू क्या नागपुर शहर छोड़ के जा चुकी है या फिर सेशंस कोर्ट में जैसे आपने कहा पेंडिंग है? रितिका मालू अपने घर में ही थी जी। रितिका मालू अपने घर में ही है जी। हाँ, मतलब आप मुझे यही कहना चाह रहे हैं कि मैडम वो जुरिस्डिक्शन में ही है, वो कहीं नहीं जाने वाली, वो पूरी तरह से प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करेगी। उसके हस्बैंड है, उसके ससुराल है, कहाँ जाने वाली जी। सर मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है इसका? जैसे ड्रिंक एंड ड्राइव की बात अभी हमने कहा है कि आपने कहा कि ऐसे तो बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, अभी हम देखा जाए तो XYZ हम कोई बहुत बड़े घर की लेडी या बहुत छोटे घर की लेडी की तुलना नहीं कर सकते, लेकिन अब हमें क्या समझ में आ रहा है कि हम जैसे नागपुर शहरवासी अगर हम रात में निकले तो हमारे लिए फिर हमें क्या प्रिकॉशन लेना? जैसे आपने कहा हेलमेट पहन लीजिए भाई, आपको हेलमेट पहनना चाहिए क्योंकि आपने भी वो चीज़ को डिनाई किया, आप हेलमेट नहीं पहने। लेकिन सर फिर से मैं ये कह रही 2 जाने गई हैं, 2 लड़के गुजर चुके हैं जिनका ब्रेड एंड बटर था सर, और आज उनके परिवार में जो माहौल है वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील भावना इतनी है कि वो उत्तेजित होते ही जा रहे हैं सर, और अपने न्याय के लिए आगे लड़ रहे हैं। लेकिन फिर मैं कह रही हूँ सर कि इसमें आगे की आपकी रणनीति, जैसे सेशंस कोर्ट में अगर बेल रिजेक्ट होती है तो अरेस्ट पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। अगर सेशंस कोर्ट में अगर उनका रीजन डिसमिस अगर अलाउ हो जाता है तो बाय प्रोसीजर पुलिस गिरफ्तार कर सकती है जी। तो सर अपनी हाईकोर्ट तक जाने की पूरी तैयारी है जी। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट प्रकाश जायसवाल, जिन्होंने हमें पूरी तरह से समझाया कि उस रात की घटना क्या हुई थी और आज तक तो सेशंस कोर्ट में जो बेल पेंडिंग अभी है उसके लिए वो क्या रणनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी पूरी संवेदनाएं हैं परिवार के साथ, विक्टिम फैमिली के साथ। और मैंने फिर से ये कहा, दर्शकों मैंने सर से फिर से पूछा कि सिर्फ हेलमेट पहनने से ही हम ये नहीं कह सकते कि हमने हेलमेट नहीं पहना था इसीलिए हमारे साथ ये हादसा हो गया है। लेकिन सर ने ये भी कहा कि उस दिन जो गाड़ी में हुआ था, जो गाड़ी चलाते वक्त हुआ था, उसकी पूरी डिटेल सर ने दी है हमें। तो इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए। TNN 24 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और लॉ साइटेशन जजमेंट्स के लिए लतिका शामी के साथ जुड़े रहे। TNN 24 के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप बोलेंगे तो मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपके सब प्रश्नों के जवाब देने को तैयार हूँ जी। अगर पुलिस ने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अगर उनका रिपोर्ट में दिखाना था कि फरार है, इस वजह से परसों
पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट देने के लिए वो गई थी। हमने बताया था कि उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते कानून में, मगर पुलिस ने फिर भी उसको गिरफ्तार किया और कोर्ट में जब कोर्ट में लाया गया तो कोर्ट के सामने ही पुलिस के बीच फर्जी क्राइम उसके मुताबिक जब तक किसी आरोपी की बेल जो एग्जिस्टिंग थी जब तक रिजेक्ट नहीं होती और अरेस्ट में तक परमिशन नहीं मिलती उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और वही परिस्थिति वो मैजिस्ट्रेट साहब के सामने भी आई। जब मैजिस्ट्रेट साहब को पता चला कि इस तरीके की रिवीजन कोर्ट में पेंडिंग है और अरेस्ट की परमिशन जो है वो इसके पहले डिनाई हुई है, तो उस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक कोर्ट ने उनके रिमांड को ही इलीगल बोला कि किसी भी तरीके से इसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, तुरंत करने लगा। तो सर जैसे अभी प्रोसिक्यूशन हो सकता है कि जाए और आगे अपने उच्च न्यायालय में और इस केस में अभी एक कानूनी प्रक्रिया बाकी है जो रिवीजन है। और नागौर मैडम के कोर्ट में जो डिस्ट्रिक्ट जज है उनके कोर्ट में एक रिवीजन इस पर पेंडिंग है, उसमें अरेस्ट की परमिशन मांगी गई है और वो जो नीचे का ऑर्डर हुआ है कि अरेस्ट करने की परमिशन नहीं दी गई थी वो रिवीजन अगर प्रोसिक्यूशन के अलाउ हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में ऋतु मालू को बिल्कुल निश्चित तौर पर अरेस्ट किया जा सकता है जी। बट वो केस में क्या होगा क्या नहीं। तो सर आपकी अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई ट्विटर जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।